नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जो है कि ऑप्टिक्स को एकदम फास्ट तरीके से जो भी फार्मूला है उसका रिवीजन करवा दिया था। हर वीडियो को बनाने का हमारा पर्पज बस एक ही है कि 30 मिनट के अंदर हमको क्या करना है, पूरा आपको रिवाइज कर देना है, ठीक ना? हमें लंबा चौड़ा घसीट के लेके नहीं जाना है। और क्लियर बात मैं बोल दूं, आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने रहा हूँ, ये रिवीजन है, ठीक ना? ओनली रिवीजन है। आप ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम बस रिवीजन करवा रहे हैं। और जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हमको समझाने की ज़रूरत है, हम वहाँ आपको समझाएंगे, ठीक ना? जो बच्चे अभी भी भूले बिसरे हैं, उन मात्र जो है कि ₹70 का पेमेंट करके इस नंबर पे 96483620 पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको इसमें हर एक चीज़ मिलेगा। ₹70 बचा के ना ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएँगे। यहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। एनी टाइप आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आपका कंसर्न है हमसे शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है वो क्लियर होगा। आप जो है कि बच्चों का फीडबैक दे सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास लगभग में जो है कि 200 के आसपास बच्चे हो चुके हैं, ठीक ना? इनमें 200 में से नियर अबाउट मुझे लगता है कि 150 बच्चों का सिलेक्शन तो ऑलरेडी प्री के लिए हो रहा है, ठीक ना? तो आप लोग जो है कि बिल्कुल इस चांस को मिस मत कीजिए। इस वीडियो में हम जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने वाले हैं, ठीक ना? इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने वाले हैं। इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट हमारा कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको मैं समझा दूँगा। जो चीज़ें ऑलरेडी मैं क्लासेस में बता चुका हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, एसी-डीसी में, उन चीज़ों को मैं नहीं बताऊँगा। क्लियर है, ठीक ना? तो जिनको भी फिजिक्स पढ़ना होगा, वो जो है कि मुझे पर्सनल मैसेज करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। पहला हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं, बूलियन अलजेब्रा वगैरह। तो इसमें जो हमारा बेसिक गेट होते हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो नोट गेट क्या हमारा एक बेसिक गेट है, जो क्या होता है, y इज़ इक्वल्स टू इसका क्या होता है आउटपुट, a का बार। ये नोट गेट का सिंबल होता है। ये एंड गेट होता है हमारा इस तरीके से, ठीक ना? एंड गेट का जो हमारा आउटपुट होता है ये होता है क्या, y इक्वल्स टू ए डॉट बी। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पर a देते हैं, यहाँ पे b देते हैं, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, a डॉट b मिलेगा। ये होता है और गेट का हमारा ये सिंबल होता है। इसमें जो हमारा आउटपुट का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी, इसका हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक ना? डिटेल्स में हम देखेंगे कि क्या क्या इसका जो है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक लॉ पता होना चाहिए। ये लॉ क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये बोलता है a प्लस बी ए प्लस सी। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी सी। ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है जब हम जो है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, जो बूलियन अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी को लिख सकते हैं हम क्या, a प्लस बी सी। दूसरा होता है a प्लस बी का बार सी, ए प्लस बी का बार ए प्लस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा समथिंग डाउट है तो बस इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम देख लेते हैं जो हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक ना? चलिए हम पहले ट्रुथ टेबल ही देख लेते हैं। सबका मैं बता देता हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि बताया नहीं गया। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला हमारा क्या है, नोट गेट है। नोट गेट में क्या होता है, नोट गेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट गेट में ये होता है y इक्वल्स टू a का बार। डेट मीन्स कि सपोज कीजिए हमारा अगर इनपुट में आप 1 देते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को, क्या कर देता है यह, इन्वर्ट इन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ पे इनपुट में आप क्या देंगे, 0 देंगे, तो करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक ना? ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल बेसिक नॉट गेट का, जिसका सिंबल क्या होता है हमारा, इस तरीके से ये होता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। दूसरा हमारा बेसिक गेट होता है, नॉट के वास्ते और देख लेते हैं, और गेट। और गेट में जो हमारा होता है आउटपुट का इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी होता है। ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है हमारा, ठीक ना? इसमें 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। सपोज कीजिए a देते हैं और b देते हैं यहाँ पे। इसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल्स टू क्या मिलता है हमको, a प्लस बी मिलता है। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम लोग और गेट का। तो जब इसके इनपुट में आप क्या देंगे, 1 देंगे, ये a वाला इनपुट है, ये b वाला इनपुट है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, ये आउटपुट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 देंगे, बी पे 1 देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 प्लस 1 बेसिक जो क्या होता है हमारा अर्थमेटिक में, ये होता है, सपोज कीजिए 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और साथ ही में 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक ना? ये कुछ हमारे ये होते हैं बेसिक से
इक्वेशंस होते हैं, इसको यहाँ समझ लेते हैं चलिए। 0 1 देंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 0 देंगे तो 1 होगा। इसके बाद से अगर सपोज़ कीजिए 0 0 देंगे तो क्या होगा 0 होगा। ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया किसका? OR गेट का। अब हम देख लेते हैं AND गेट का। जो बेसिक गेट हमारे 3 ही होते हैं। AND गेट का इस तरीके से कुछ सिंबल होता है। 2 इनपुट होते हैं, आउटपुट Y इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? A डॉट B होता है। ये हमारा सपोज़ कीजिए A है, B है, ये इसका क्या है? आउटपुट है। जब इसमें 0 0 देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। 0 1 देंगे तो 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। 1 0 देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। जब 1 1 देते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। ये हमारा होता है बेसिक ट्रुथ टेबल किसका? AND गेट का। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स कौन-कौन से होते हैं? ये होते हैं अनकंट्रोल गेट्स। ये क्या होते हैं हमारे? अनकंट्रोल गेट्स भी बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स को। पहला होता है NAND गेट। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? एंड प्लस नोट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है NAND गेट। यहाँ देखिए ये वाला क्या पार्ट है हमारा? एंड गेट है। ये जो लगा हुआ छोटा सा यहाँ पे क्या है? नोट गेट है। इसका जो आउटपुट होता है ये होता है y इज इक्वल टू a डॉट b का बार। ठीक ना? इसकी प्रॉपर्टी होगी इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। बहुत ज़्यादा यहीं से आप याद कर लोगे ना तो हर ये ट्रूथ टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बोला कि कोई भी अगर इनपुट हमारा क्या हो 0 होगा, कोई भी हमारा इनपुट अगर 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? NAND गेट की। यहाँ देख लीजिए 0 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया। अब 1 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना? कि अगर कोई भी इनपुट हमारा 0 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होता है? 1 होता है। मैंने बार-बार रिपीट किया, आपको एक चीज़ें याद हो गई होंगी। दूसरा हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, इसको बोलते हैं नोर गेट। ये क्या होता है? ये नोर गेट क्या होता है? और प्लस नोट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। मैं यहाँ चलिए लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा कि पहला गेट क्या था? दूसरा हमारा NAND गेट, ठीक ना? NAND गेट, NAND, NAND गेट। NAND गेट क्या होता है हमारा? एंड प्लस नोट का कॉम्बिनेशन होता है। इस गेट की खास बात क्या होती है कि इफ एनी इनपुट इज 0, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। ठीक ना? ये हो गया क्लियर। अब NAND गेट के बाद से दूसरा जो हमारा गेट था ये था NOR गेट। ये भी यूनिवर्सल गेट है। NOR गेट ये क्या होता है हमारा? और प्लस नोट का कॉम्बिनेशन होता है। इसका कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ देख लीजिएगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ होता है। ये देखिए, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। ये होता है इसका आउटपुट y इक्वल टू a प्लस बी का बार होता है। इसको याद कर लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। अगर कोई भी इनपुट की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो हमारा उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ। जस्ट इसका उल्टा याद कर लीजिएगा। आपको ट्रूथ टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ एनी इनपुट is 1 then आउटपुट इज 0। ठीक ना? बस इतना आपको याद रखना है। ये 2 चीज़ें याद रखते हैं तो आपको ट्रूथ टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। NAND गेट में 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। उसका ठीक उल्टा होगा NOR गेट में। जो कभी भी हमारा कोई इनपुट अगर 1 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ से देख लीजिए 0 1 है, 0 है, 1 0 आ गया, 0 हो गया, 1 1 आ गया, 0 हो गया। 0 0 जब होगा तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक ना? इसके बाद से हमारा आता है जो गेट्स होते हैं उनको बोलते हैं अर्थमेटिक गेट्स। अर्थमेटिक गेट्स इससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं पूछेगा। ये बहुत एडवांस है, ठीक ना? अब ये मत सोचिएगा इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे आपको हम। दूसरा होते हैं हमारे अर्थमेटिक गेट्स। ये क्या होते हैं? कंट्रोल गेट्स होते हैं। इनको बोला जाता है कंट्रोल गेट्स। ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक गेट्स। पहला अर्थमेटिक गेट होता है हमारा एक्सक्लूसिव ओआर और एक्सओआर गेट। इसका इस तरीके का हमारा सिंबल होता है। इसका आउटपुट का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू a प्लस इस तरीके का b, a बार b प्लस a b बार। ये होता है हमारा इसका एक्सओआर गेट का सिंबल। इसमें खास बात क्या होती है कि इफ ऑल इनपुट्स आर सेम आउटपुट इस क्या होगा? हमारा 0 होगा। एंड इफ ऑल इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। इसको एकदम रट लीजिएगा।
इसको रट लेंगे ना तो आपको ट्रुथ टेबल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। XOR में क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी इनपुट क्या होगा, सेम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। लेकिन अगर हमारा इनपुट्स अगर डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं तो क्या होगा, हमको 1 मिलेगा। ये XOR की खास प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ XOR। नेक्स्ट हमारा था XOR गेट, ठीक ना? XOR गेट। XOR गेट का जो आउटपुट का फ़ॉर्मूला होता है, ये होता है y = a प्लस इस तरीके का b। ये होता है हमारा a बार b प्लस b a बार, ठीक ना? यही होता है हमारा a b बार, लिख लीजिएगा यहाँ पे a b बार, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा a b का बार। ये हमारा आउटपुट का फ़ॉर्मूला होता है। इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ एनी इनपुट इज़ डिफरेंट, डिफरेंट कहने का सेंस क्या है कि पहला 0 हो जाए या 1 हो जाए। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑलवेज आउटपुट इज़ ऑलवेज 0, ठीक ना? जब हमारा इनपुट क्या होगा, सेम होगा, व्हेन इनपुट आर सेम, व्हेन, भाई लिख लीजिएगा आप लोग पेपर पे कहीं, व्हेन इनपुट इज सेम, सपोज 1 1 और 0 0, देन आउटपुट इज देन आउटपुट इज 1। यहाँ से देख लेते हैं, चलिए। ये देखिए 0 0 सेम है कि नहीं? सेम होगा तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया लग रहा है। जब इनपुट हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक ना? 0 मिलेगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 0 मिलेगा। जब इनपुट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है? अब यहाँ से देख लेते हैं, देखिए बोला गया है कि इफ ऑल इनपुट्स आर सेम, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। सेम है हमारा, आउटपुट 0 हो गया। डिफरेंट है तो 1 हो गया। दोनों डिफरेंट है, 1 हो गया। सेम है, 0 मिल गया। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल इनपुट्स आर सेम, सभी इनपुट्स की वैल्यू क्या है, सेम है, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, 0 होगा। और जब इनपुट्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इतना बस आपको याद रखना है एक्सओआर में बाकी अब कुछ नहीं बचा पढ़ने के लिए। एक्सओआर के बाद से हम देख लेते हैं एक्सएनओआर, नॉर गेट, ठीक ना? एनओआर उसको बोलते हैं, नॉर गेट। ये क्या होता है, इक्वलिटी डिटेक्टर के रूप में इसका यूज होता है। ये होता है a प्लस बी का बार, इस तरीके से हो जाता है हमारा a प्लस बी का बार, या a डॉट बी भी लिखते हैं। ये हो जाता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ये इस तरीके का ये फाइनल इसका क्या होता है, आउटपुट का इक्वेशन होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बोथ इनपुट्स आर सेम, द आउटपुट इज 1, ठीक ना? जब दोनों का हमारा क्या होगा, इनपुट सेम होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। जैसे देख सकते हैं 0 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया। बाकी केस में जब डिफरेंट हो गए तो क्या होगा, ये 0 होगा। इसको इतना याद रखना आपको नॉर गेट में, ठीक ना? आप इससे बेटर, इससे बेस्ट तरीके से मैं शर्त लगा सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको ट्रुथ टेबल याद करवाने में नानी याद दिलवा देंगे सब, कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक ना? अगर आप लोग को सच में लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट है या समथिंग कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपने अच्छे से पढ़ाया। आपके कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या होता है कि a प्लस बी का बार क्या होता है, ए डॉट ए बार डॉट बी डॉट। ये होता है हमारा डिमॉर्गन थ्योरम पहला। यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट, ए प्लस बी का बार को आप लिख सकते हैं किस तरीके से, ए बार डॉट बी बार। यहाँ देखिए और ऑपरेशन है नोट के साथ, इसलिए कन्वर्ट हो गया है क्या हमारा, एंड ऑपरेशन विथ नोट। साथ ही में ए डॉट बी का बार को लिख सकते हैं ए का बार प्लस बी का बार। दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, बहुत सिंपल इक्वेशंस है। आप आराम से इसको देख के याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होता है, सीधा पूछ देता है पेपर में कभी कभी, ठीक ना? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ए प्लस बी का बार क्या होगा हमारा, ए का बार डॉट बी का बार, और ए प्लस बी का बार क्या हो जाएगा, ए का बार प्लस बी का बार, ठीक ना? ये हमारा इस तरीके से डिमॉर्गन थ्योरम होता है। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया खत्म, इससे ज़्यादा आपके पेपर में एसआई के कुछ पूछने का चांस ही नहीं है, इतना भी नहीं पूछेगा।
अब देख लेते हैं नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन को, ठीक ना? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। पहले देख लेते हैं नंबर सिस्टम क्या-क्या होते हैं। तो बेस का जो डेफिनिशन होता है देख लेते हैं क्या होता है। द बेस ऑफ द रेडिक्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स यूज्ड इन अ गिवन नंबर सिस्टम। जो बेस होता है या रेडिक्स होता है क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स यूज्ड इन द गिवन नंबर सिस्टम। किसी नंबर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ हमारे यूनिक डिजिट्स हो सकते हैं जिनका यूज किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। सपोज कीजिए हमारा नंबर सिस्टम में आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें हमको जो है कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम 0 1 से ही करते हैं। कितना इसका? इसका बेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। क्योंकि इसमें 2 नंबर को यूज़ करते हैं। मानिए 10 को, 20 को, 30 को कुछ को लिखना होगा तो 10 10 0 1 ऐसे करके लिखते हैं, तो 2 ही नंबर है। तो इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। उसी तरीके से हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जो कि बहुत फ़ेवरेबल है आप लोग के साथ, इसमें क्या होते हैं? 10 होते हैं। इसका क्या होता है? बेस 10 होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स को यूज़ करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी किसी नंबर को कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो इन्हीं नंबर का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका बेस की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। सेप्टल का 7 होता है, 7 होते हैं इसमें। ऑक्टल का 8 होता है। और हेक्साडेसिमल का क्या होता है? 16 होता है। तो आपको बेस बेस वैल्यू याद करना है। ये जो बेस वैल्यू है क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछेगा बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। मैं यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। सॉरी, गड़बड़ हो गया। 1 सेकंड। ओके। ठीक हो गया, चलिए। बाइनरी का बेस कितना होता है हमारा? ये होता है 2, ये होता है 2, सेप्टल का 7, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। ये बेस होता क्या है कि जितने यूनिक नंबर ऑफ हमारे डिजिट्स होते हैं, किसी अदर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी को बोलते हैं उसका बेस। ठीक है? पहला कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें हम देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से हम जो है कि बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया है एक परफेक्ट पूरा दशमलव के साथ। ये हमारा क्या है? 25 है। इसके पॉइंट 625 क्या है? डेसिमल नंबर है। इसको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, 2 होता है, ठीक ना? तो पहले हम क्या करेंगे, इसको को जो ये वाला पार्ट है हमारा, जो दशमलव है ना, ये दशमलव का जो इधर वाला पार्ट है, इस पार्ट को ले लेंगे 25 को। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें हम? बाइनरी नंबर में। इसके लिए क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड करते हैं। 25 को इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है? 25 देखिए, 25 को हमने क्या किया है? 2 से डिवाइड किया है 12 बार में। 12 दूनी 24 होता है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। यहाँ पे लिख लेंगे इसको, पहला रिमाइंडर। 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 12 को, पूरा कट जाएगा 6 बार में। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 बार में खत्म, 0 होगा यहाँ पे। 2 से 3 को 1 बार में, 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। लास्ट में 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 1 ही बच जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 1। नीचे से ध्यान रहे, नीचे से एमएसवी, एमएसवी से एलएसवी के साइड में जाएँगे हम, ठीक ना? चीज़ों को लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए क्या है, एमएसवी टू क्या लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमएसवी टू एलएसबी के साइड में लिखना स्टार्ट करेंगे। एमएसबी की वैल्यू क्या है? 11001। ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी में किसका? ये हो गया 25 का, जो कि क्या है? हमारा डेसिमल है। हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट कर लिया। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए फिर से थोड़ा एक बार समझा देता हूँ। हमने किस तरीके से कन्वर्जन किया। देखिए 25 नंबर था हमारा, इसका बेस क्या था? 10 था। इसको हमने कन्वर्ट करना था किसको में? बाइनरी में, जिसका बेस क्या होता है? 2 होता है। तो कन्वर्जन कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा है? 25 लिख लीजिए यहाँ पे, 2 से स्टार्ट कीजिए डिवाइड। 2 से कितना बार में जाएगा? 12 दूनी 24, 24 हुआ ना, 24 में से 25 जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे? 1, 1 रिमाइंडर हो गया। 2 से फिर डिवाइड कीजिए, 6 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे? 0। 2 से फिर डिवाइड कीजिए, 3 बार में, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 0। मतलब शेषफल बाबू, शेषफल, ठीक ना? 2 से डिवाइड कीजिए 3 को, ये कितना बार में जाएगा हमारा? 1 बार में जाएगा, ठीक ना? रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? 1 बच गया, शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 1 ही बच जाएगा। अब लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? लिखना स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर के साइड में। नीचे से ऊपर के साइड में एलएसबी, एमएसबी भुला जाइए। निचवा से स्टार्ट करिए, ऊपर चल जाइए। ये हो जाएगा 11001। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? 25 का
किसमें? बाइनरी में। यहाँ लिख लीजिए 11001। हमने क्या किया? 25 को कन्वर्ट कर लिया। अब हमको क्या कन्वर्ट करना है? दूसरे पार्ट को। ये हो गया हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है, 0.625, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं तो यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 में, ठीक ना? पहला मल्टीप्लिकेशन। और जो दशमलव के इधर अंक आएगा, उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक ना? देखिए कैसे? 625 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 होगा, ठीक ना? इसमें से क्या करेंगे? 1 को क्या करेंगे? हम लिख लेंगे। 1 हमारा यहाँ पे सपोज़ कीजिए ऐसे आ गया। अब 2 दशमलव के इधर वाला अंक हमारा 25 है, इसको ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितना हो गया? 50 हो गया। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है? 0 यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, ये हो जाएगा हमारा 1। जब तक हमारा क्या आ जाए? 1 ना आ जाए, ठीक ना? 1 ना आ जाए तब तक हम मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1। अब देखिए 0, 0 हो गया, अब 0, 0 से कोई मतलब रहा नहीं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा क्या हमारा? 101, 101। मैं चलिए यहीं पे बता देता हूँ कि थोड़ा-सा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। हमारा नंबर था 25.625। हमने इसका कन्वर्जन कर लिया, इसका करना था। मैंने बताया जो दशमलव वाला अंक है 0.625 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 6 दूनी 12, 1200 क्या हो जाएगा? 50। दशमलव 3 अंक बाद है, यहाँ लिख लेंगे। दशमलव के बाद का जो नंबर है हमारा, ये वाला नंबर है, ठीक ना? इसको फिर यहाँ लिख लेंगे 0.25। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दशमलव के इधर नंबर बचता है, इसको यहाँ 1 लिख लेंगे। 2 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 050। दशमलव के इधर जो नंबर है, फिर से इसको यहाँ लिख लेंगे 0.50 इंटू 2, और इस 0 नंबर को यहाँ लिख लेंगे। 2 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1.00। दशमलव के इधर वाले नंबर को फिर यहाँ लिख लेंगे 00 इंटू 2, कोई मतलब नहीं, 00 हो जाएगा। तो 1 तक आना है हमको, ठीक ना? यहाँ पे नंबर क्या बचा है? 1 बचा है। तो 625 क्या हो जाएगा? 0.625 का, जो कि क्या हमारा डेसिमल में है, बाइनरी क्या हो जाएगा? 0.101 डेसिमल में। अब जो कंप्लीट नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1101.101। ये किसका हो गया? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया किस नंबर का? 25.625, जो कि क्या है हमारा? डेसिमल में है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा समझने में ना, तो फिर मुझे जो है कि मैसेज करके पूछ लेगा व्हाट्सएप पे, ठीक ना? व्हाट्सएप का चैनल हमारा हमेशा खुला रहता है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। अब देख लेते हैं, चलिए बाइनरी टू डेसिमल हमने क्या किया? डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन किया। अब हम कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। याद रखना है कि फ्रैक्शन का सपोज़ कीजिए डेसिमल है, डेसिमल के इधर वाले को जब करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना? मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इधर वाले को करना होगा तो डिवाइड करेंगे। किस तरीके से? देखिए, ये हमारा नंबर कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना? तो हम 0 से लेके 6 अगर है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। मैं उसी को एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ जो हमने यहाँ पे लिया है। हमने 25 को जो कन्वर्ट किया था 25.625, इसका जो कन्वर्जन किया था 10 से, तो डेसिमल में हमारा आया था ये आया था हमारा 11 ही ना है, देख लूँ मैं एक बार, 11001, 11001.101 ये हमारा आया था, ठीक ना? बाइनरी में। तो हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, अब इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारा नंबर क्या है? 11001 है। मैं थोड़ा इसको दूर-दूर लिख लेता हूँ, चलिए 11001। नंबर कितने हैं हमारे? नंबर कितने हैं इसमें? 5 हैं। 5 है तो हमको जो है कि 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? 4 तक। 0 को इंक्लूड करेंगे तो टोटल डिजिट कितने हो जाएगा? 5 हो जाएँगे इसमें। यहाँ पे क्या करना है? इस नंबर को 1 को लेना है, 1 को लेना है बाबू, और 2 का पावर कितना चढ़ा देना है? 5 यहाँ से। फिर यहाँ पे लेंगे 1, जो ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर 1 कम कर देंगे 4। इस 0 को लेंगे, 0 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 के बाद से 1 कम कर देंगे 3। इस 0 को लेंगे, 2 0 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 के बाद से ये हो जाएगा 2, 2, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 0 से नहीं लेंगे इसको, ठीक ना? 0 से नहीं लेंगे, इसको लेंगे 1 से, ठीक ना?
कितना डिजिट था हमारा? एक 1 सेकंड। 0 1 1 2 3 4 5 6 5 तक गया था हमारा। और यहाँ पे कितना लिया मैंने? 5 ले लिया, सॉरी ये गलती हो गया ना, 0 टू 4 ही लेंगे ना, 5 टोटल डिजिट होंगे, नंबर कितना लेंगे? 0 से 4 ही लेंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, मैं चलिए साफ कर देता हूँ इसको, 1 सेकंड। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। इसमें होता क्या है कि हम 0 से 4 लेते हैं। 0 से 4 डिजिट लेंगे, दैट मीन्स कि 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं हमारे, अंक का 5 होंगे, लेकिन ये क्या होंगे? 0 से 1 से 4 तक होगा। इसके करस्पॉन्डिंग 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और 1 इंटू क्या हो जाएगा? 0 का पावर, सॉरी 2 का पावर क्या हो जाएगा? 0। अब इस नंबर को कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए कल कर लेते हैं। 4 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा नंबर 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक ना? ये हो जाएगा 8, हुँ, 8 ही होगा, ठीक ना? 8 हो जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, 2 का पावर 0 है, वह हो जाएगा 1, सबको जोड़ लीजिए। 16 8 कितना हो जाएगा? 24 से कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 25, ठीक ना? देखिए सिंपल सा आ गया 25 हमारा, आ गया कि नहीं? इस तरीके से हमने क्या किया, जो फ्रैक्शन का जो कंप्लीट टर्म है उसको हमने क्या किया, बाइनरी से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है 625 का। अब 625 वाला देख लीजिए, इसमें उल्टा करते हैं, 625 वाले में उल्टा करते हैं। 625 का जो कन्वर्जन था हमारा कितना था? 0.101 था। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 101। टोटल नंबर कितना है? 3 गो नंबर है, ठीक ना? 3 नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें 0 से स्टार्ट ना करके क्या करते हैं हम? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके क्या जाएँगे? जितने नंबर थे हमारे उतने तक जाएँगे। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 1 इंटू 1/2 का पावर कितना हो जाएगा हमारा? 1। मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, चलिए ऐसे करके लिख लेता हूँ। और फिर जो है कि पहले 0 लिख लेते हैं, इंटू 1/2 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं, चढ़ा लेते हैं पावर। 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.2 समथिंग ऐसे कुछ होगा, ठीक ना? और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 बाई हमारा 8 होगा जो, ये ये वाला 0 हो जाएगा टर्म हमारा, ये 0 हो जाएगा, ये 0.5 हो गया, और 8 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा ही, ठीक ना? जब इसको आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 0.625 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए कन्वर्जन में। फिर से मैं थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ। देखिए ये हमारा ये नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो ये हमारा होता है 120, यहाँ से है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टोटल 6 नंबर हैं, 6 नंबर है, तो डिजिट कितना होगा हमारा? 0 से 5 तक होगा। 5 वाले को यहाँ चढ़ा दिए, 4 हो गया। सिंपल सा लिख लेंगे हम, चलिए 0 इंटू 2 लिख लेंगे, सॉरी 0 नहीं है, 1 इंटू 2 लिख लेंगे, प्लस 1 इंटू 2 लिख लेंगे, पावर चढ़ाते चले जाएँगे 5, 4, 3, 2, 1 करके, ठीक ना? ऐसे करेंगे तो हमारा 54 आ गया। इसको आप लोग सेल्फ से सॉल्व कीजिएगा, मैंने उसको सॉल्व किया था, आप लोग इसको सेल्फ से सॉल्व कीजिएगा, कोई डाउट होगा व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। फ्रैक्शनल टर्म को ऐसे सॉल्व करते हैं, हमारा 1 पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, ये हमारा इस तरीके से इतना आ जाएगा, ठीक ना? ये हो गया हमारा कन्वर्जन। होप आप सभी को डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, नहीं पूछेगा आपको, ये हाफ एडर होता है, नहीं पूछेगा, हाफ सब्ट्रैक्टर नहीं पूछेगा, और किसी की अंदर बहुत ज़्यादा ये हो रही होगी ना, ये आ रही गुदगुदी आ रही होगी, हमको पढ़ना ही है हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है? हमको मैसेज कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक ना? ये भी एडवांस कॉम्बिनेशनल सीक्वेंस सर्किट है हमारा, नहीं पूछेगा। एनकोडर डिकोडर नहीं पूछेगा, किसी को पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही हो, पूछ के पढ़ लेना। फ्लिप फ्लॉप्स नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? मल्टी वाइब्रेटर आर्किटेक्चर भी नहीं पूछेगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी नहीं पूछेगा, ये भी एडवांस टॉपिक है, किसी को पढ़ने की इच्छा होगी बोलना, पढ़ा दूँगा। देखिए ये भी नहीं पूछेगा हमारा, जो चीज़ें हमसे पूछेंगी पेपर में, ठीक ना? हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, फालतू का हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। किसी की इच्छा होगी तो मेंस के टाइम में जब मैं अपना बैच स्टार्ट करूँगा तो उसमें पढ़ा दूँगा। इसमें प्री-कॉम को बस क्वालीफाई करना है, कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है नहीं, दिमाग में कचरा भर के लेके जाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। जितना मिनिमम रहेगा उतना अच्छा रहेगा।
ऑप एम्प हमसे नहीं पूछेगा, ऑप एम्प हम नहीं पढ़ेंगे। इसका नोट्स जो है, ठीक है ना? इस मैं क्लियर कर दूँ, इसका नोट्स आप लोग को जो है कि टेलीग्राम हमारा जो है कि व्हाट्सएप चैनल है, वहीं मिलेगा। अगर हमारा कोर्स परचेज़ करते हैं तो आप। विदाउट कोर्स कोर्स परचेज़ किए हुए नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए ऑक्सीलेटर देख लेते हैं। ऑक्सीलेटर हमारा क्या पूछेगा? पहला होता है हमारा कॉलपिट ऑक्सीलेटर, दूसरा है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, तीसरा हमारा है क्वाड्रेचर ऑक्सीलेटर। तो इसमें जो 2 हमारे इंपॉर्टेंट है, कॉलपिट और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। इसमें देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा का, ये फ्रीक्वेंसी का जो फ़ॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 पाई सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 C2 C1 प्लस C2, ठीक ना? ये हमारा होता है किसका? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन होता है किसका? कॉलपिट ऑक्सीलेटर का। ये क्या होता है? सेम एज़ द हार्टली ऑक्सीलेटर एक्सेप्ट द टैंक सर्किट कंपोनेंट्स। इट यूज़ 2 कैपेसिटर्स एंड 1 इंडक्टर। क्या करता है यार? 2 कैपेसिटर यूज़ करता है, साथ ही में 1 इंडक्टर यूज़ करता है, इतना आपको जानना है। हार्टली में क्या होता है हमारा? 1 कैपेसिटर होता है और साथ ही में क्या होता है? 1 हमारा क्या होता है? इंडक्टर होता है। इस तरीके से कनेक्शन होता है। ये टैंक सर्किट होता है, ठीक ना? इससे डिफरेंस क्या हो जाता है? कॉलपिट में हमारा 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर होता है। इसका जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, इसका फ़ॉर्मूला होता है 1/2 पाई 1 बाई अंडर रूट एल इंटू सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट का फ़ॉर्मूला ये होता है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में हमारा क्या होता है? टैंक सर्किट में क्रिस्टल लगा होता है जो वाइब्रेट करता है। हाईली स्टेबल मैकेनिकल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गवर्न्ड बाय क्रिस्टल इक्विवेलेंट सीरीज पैरामीटर्स, ठीक ना? ये इसका फ़ॉर्मूला होता है और ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें ऑप एम्प यूज़ किया गया है। सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत चीज़ें मैंने बताई थी, मैं सिर्फ़ फ़ॉर्मूला को रिवाइज़ करते हुए चलूँगा, ठीक ना? डायोड करंट इक्वेशन ये होता है आपका, ठीक ना? ये होता है आईडी ई पावर वीडी एन वीटी माइनस 1। इस तरीके से कुछ मैकेनिज़्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आई ज़ीरो क्या होता है हमारा? रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है या लीकेज करंट होता है। ये हमारा क्या होता है? आइडियल फैक्टर होता है, आइडियलिटी फैक्टर होता है जो कि 1 होता है फॉर जर्मेनियम के लिए, 2 होता है फॉर सिलिकॉन के लिए। वीटी क्या होता है हमारा? थर्मल वोल्टेज होता है जो क्या होता है? केटी/क्यू होता है। वीटी की वैल्यू क्या होती है? केटी/क्यू या T/11600 वोल्ट होता है। के हमारा क्या है? बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट है, टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्यू क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक ना? ये इक्वेशन आपको याद रखना है। डायोड करंट इक्वेशन इसको बोलते हैं, डायोड करंट इक्वेशन या शॉकले डायोड इक्वेशन। आईडी इज इक्वल्स टू आई जीरो वीडी ई पावर ईटा वीटी माइनस 1। ईटा क्या होता है? एक पैरामीटर होता है, आइडियलिटी फैक्टर होता है जो जर्मेनियम के केस में 1 होता है, सिलिकॉन के केस में 2 होता है। वेव शेपिंग सर्किट हमारा क्लिपर क्लेपर्स जो होता है, ये भी पूछ सकता है समथिंग, ठीक ना? लेकिन नहीं पूछेगा, प्री में नहीं पूछेगा, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक ना? हम इसको मेंस टाइम में आप लोगों को पढ़ाएँगे। जब मेंस का पेपर होने जाएगा ना, तो क्लिपर भी पढ़ाएँगे, क्लेपर भी पढ़ाएँगे। क्लिपर कुछ होता नहीं है, ये क्या करता है? जस्ट सिग्नल का कुछ पार्ट होता है ना, उसको क्या करता है? कट कर देता है। क्लिपर क्या करता है? कॉट कर देता है। क्लैंपर क्या करता है? उस सिग्नल को क्या करेगा? एलिवेट कर देगा, उठा देगा समथिंग। सपोज़ कीजिए सिग्नल हमारा इस तरीके से है, तो जो आउटपुट में सिग्नल हमको मिलेगा क्या होगा? ऐसे मिलेगा। इसने क्या किया? समथिंग इतना एलिवेट कर दिया इसको, ठीक ना? ये हमारा बेसिक होता है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट है, इसने आउटपुट में कट कर दिया। क्लैपर क्या होते हैं? सिग्नल हमारा सपोज़ कीजिए क्या, इस तरीके से इनपुट सिग्नल है, तो क्या करेगा? इसको शिफ्ट कर देगा। पॉज़िटिव या नेगेटिव में क्या करेगा? इसका डीसी लेवल को शिफ्ट कर देगा। इतना बस आपको जानना है, ठीक ना? इसके बाद से देखिए पावर रेक्टिफायर्स, और रेक्टिफायर्स वही होते हैं हमारे, ठीक ना? इसमें आप कुछ फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है, उसको मैं बता देता हूँ। यूज़ टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट को क्या होता है हमारा? डीसी करंट में कन्वर्ट करने में क्या होता है? यूज़ होता है किसका? रेक्टिफायर्स का। इसमें डायोड्स वगैरह लगे रहते हैं, इनके थ्रू क्या होता है? ये रेक्टिफिकेशन का वर्क होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो पावर रेक्टिफायर्स होते हैं, क्या होते हैं? एसी को किसमें? डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें जो वी एवरेज का फ़ॉर्मूला होता है, वीएम बाई पाई होता है, और वी आरएमएस का जो फ़ॉर्मूला होता है, वीएम बाई 2 होता है। ये जो फ़ॉर्मूला हमारा जो है क्या है, दोनों इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने इसको डीसी एसी में बताया था आप लोग को, इस पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स भी थे। ठीक ना? ये जो हमारा हाफ वेव क्या है? रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसमें वी एवरेज का फ़ॉर्मूला होता है वीएम बटा पाई। ये देखिए क्या होता है वी। वी इज़ इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? वीएम साइन ओमेगा टी। इस तरीके से होता है ना, तो यही हमारा क्या होता है? मीन वोल्टेज होता है। ये होता है वीएम बाई पाई और Vm/2 Vrms। फुल वेव रेक्टिफायर में थोड़ा-सा चेंज हो जाता है हमारा ये, तो इसको याद नहीं करना आपको। ये होता है Vrms का फ़ॉर्मूला Vm/√2 हो जाता है। इस तरीके से बस इतना याद रखना है। जो रिपल फैक्टर होता है ये इम्पोर्टेंट है, ये फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। Rf का फ़ॉर्मूला क्या होता है? √Vrms का स्क्वायर बाई V एवरेज का स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना? यहाँ से चेंज ऑन करेंगे समथिंग, तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसके लिए 1.21 होता है, और क्या हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। जो रिपल फैक्टर होता है ये बताता है कि हम आउटपुट में कितना जो है कि एसी को रिपल कर देते हैं, ठीक ना? कितना हमारा डीसी का पार्ट है विद कंपेयर टू एसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? ज़्यादा हमारा क्या होता है?
एसी का कंपोनेंट होता है, इसकी रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1.21 होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21, फुल वेव का क्या होता है 0.482 होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होता है हमारा 0.482 होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जेनर डायोड हमारा होता है, जनरली जनरली पीएन जंक्शन ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें जो जंक्शन होता है, जो मटेरियल यूज होता है इसमें क्या होता है हेवीली डोप्ड होता है, ठीक ना। इससे जो डिफ्लेक्शन लेयर हमारा क्या होता है पतला हो जाता है। यहाँ देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक ना। बस इतना याद रखना है आपको कि जो जेनर डायोड होता है क्या होता है हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है, ये इसका सिंबल होता है। ये पी मैक्सिमा का फार्मूला होता है आई जेड वी जेड होता है P maxima का फार्मूला। ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक कुछ होता है इसका इस तरीके से, ठीक ना। ये यूज होता है किस तरीके से, जो वीजेड है हमारा नी वोल्टेज है, यहाँ से क्या होता है जंक्शन टूट जाता है, मैंने बहुत ब्रीफ में बताया आपको। अब जाके सेमीकंडक्टर वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, यहाँ बस चीजों पे फोकस कर रहे हैं। ये वीजेड नी वोल्टेज होता है, यहाँ से क्या होता है जंक्शन टूट जाता है, करंट जो है कि बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है। यहाँ तक सर्किट क्या होता है हमारा एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। ये फॉरवर्ड बेस में क्या होता है सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है एज पीएन जंक्शन, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी को देख लेते हैं। इसमें जनरल वही होता है, 3 हमारे होते हैं। एक एनपीएन हो गया देखिए। एमीटर क्या होता है हमारा हेवीली डोप्ड होता है, याद रखिएगा। ये जो कलेक्टर क्या होता है हमारा लाइटली डोप्ड होता है, करंट को कलेक्ट करता है, काम करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें एमीटर क्या होता है, या पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी हो गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कभी भी कहीं भी एमीटर होगा ना, वो क्या होगा हेवीली डोप्ड होगा, ये लाइटली डोप्ड होगा। यहाँ देखिए ऑलरेडी हेवीली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड है, मॉडरेटली डोप्ड है। ये हमारा फंडामेंटल होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, देख लीजिएगा। इसमें ऑलवेज क्या होता है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई भी होता है। सपोज कीजिए आई की वैल्यू क्या होगी आई सी प्लस आई होगी हमारी, और यहाँ पे क्या होता है आई इज इक्वल टू अगेन आई सी प्लस आई भी होता है, ठीक ना। दोनों केस में सेम होता है। ये पी टोटल का फार्मूला होता है आई सी इंटू वी सी होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को यहाँ कंपेयर कर लेते हैं ट्रांजिस्टर केस में। देखिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा कि कोई टर्मिनल क्या होता है कॉमन हो जाता है। जब बोलेंगे कॉमन बेस मतलब बेस वाला टर्मिनल क्या हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। बेस क्या है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेस कनेक्टेड टू ग्राउंड, ग्राउंड से कनेक्टेड है हमारा। यहाँ पे कॉमन एमीटर है, दैट मीन्स क्या मीटर हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। जब हमारा कॉमन कलेक्टर होगा तो क्या होगा कलेक्टर ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। इनपुट टर्मिनल की बात करते हैं तो क्या होता है एमीटर होता है, इसमें बेस होता है, इसमें बेस होता है। आउटपुट टर्मिनल की बात करते हैं तो इसमें कलेक्टर होता है, इसमें कलेक्टर होता है, इसमें एमीटर होता है। जो बच्चे पढ़े होंगे ना उनको पता होगा। यहाँ देखिए आई से क्या होता है एमीटर से इनपुट होता है, आउटपुट कहाँ से मिलता है हमको कलेक्टर से मिलता है। इसमें बेस से इनपुट होता है, कलेक्टर से क्या होता है हमको आउटपुट मिलता है। इसमें बेस और साथ ही में क्या होता है ये होता है हमारा कलेक्टर, ठीक ना। सॉरी एमीटर होता है, यहाँ पे ये एमीटर होगा, ठीक ना, एमीटर होगा। अब इसमें जो हमारा करंट गेन का एक्सप्रेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपन आई वी, आई होगा जो आउटपुट हो गया बटा इनपुट। आउटपुट क्या है आई सी है, इनपुट क्या है आई है, बहुत डिटेल में मैंने इसको बताया है। बीटा क्या होता है हमारा करंट गेन का एक्सप्रेशन होता है कॉमन एमीटर में आई सी अपन आई बी, ये होता है गामा आई अपन आई बी। करंट गेन का लेवल क्या होता है लेस देन 1 होता है, 20 to 500 होता है, ये सी प्लस 1 होता है। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है हाई होता है, मीडियम होता है, लो होता है। वोल्टेज इन क्या होता है हाई होता है, मीडियम होता है, लो होता है। फेज शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज शिफ्ट क्या हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन बेस में क्या होता है 0 डिग्री का होता है, लेकिन कॉमन एमीटर में क्या होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। एकदम रट लीजिएगा कि कॉमन एमीटर जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, इसमें 0 डिग्री का होता है। अब जो हमारा करंट गेन एक्सप्रेशन है इसमें रिलेशन देख लेते हैं। अल्फा बीटा में क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा, याद कर लीजिएगा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, याद कर लीजिएगा। और गामा क्या होता है 1 प्लस बीटा होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये सब नहीं पूछेगा छोड़ दीजिएगा। डीसी लोड लाइन का इक्वेशन नहीं होता है कि जब आउटपुट में आप अपना किरचॉफ लॉ लगाते हैं ना हमारा यहाँ पे लगाते हैं, इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन आता है। तो ये इस तरीके से कुछ इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन। ये हो गया हमारा, ठीक ना। जब वीसी क्या हो 0 हो, आईसी 0 हो, तो ये हमारे आईसी की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी वीसीसी अपॉन आरसी प्लस आई। और जब आईसी 0 इस इक्वेशन में, तो ये हो जाता है हमारा वीसी इज इक्वल टू वीसीसी। इसको कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, इसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। इसके बीच में हमारा अगर ये जो क्यू पॉइंट होता है, ये अगर होता है इसी के बीच में, तो क्या हमारा ट्रांजिस्टर प्रॉपर वर्क करेगा, अदरवाइज क्या होगा कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। इसके बारे में मैंने ब्रीफ अच्छे से बताया आप लोग को, ठीक ना। बस इतना आपको जानना है। स्टेबिलिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है बस इसको आपको याद रखना है, ये होता है हमारा
डेल्टा आईसी अपन डेल्टा आईसीबीओ, ठीक ना? एक से चलेगा बस, एक ही चलेगा चलो। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होते हैं हमारे? इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक फेट होता है हमारा, एक मॉसफेट होता है, ठीक ना? इसका आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, फेट का फुल फॉर्म क्या होगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का क्या होगा हमारा? ऑलरेडी मैं आगे बताऊँगा आपको मॉसफेट का, आएगा तो, ठीक ना? इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है ज़्यादा, नहीं पूछेगा आपसे पेपर में। हाँ, ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा आप, छोड़ दीजिएगा आप। ये हमारा इम्पीडेंस का फ़ॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा। पीएन जंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत चीज़ें आपको बताया है, ठीक ना? ऊपर भी आप लोग इसको जो है कि वीडियो को पॉज़ करके एक बार इस पेपर को पढ़ लीजिएगा, कि क्या-क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ स्पेशल डिवाइस देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि टनल डायोड क्या होता है? हाइली डोप्ड होता है इसमें। डोपिंग का लेवल जब बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा एक्सेप्टर लेवल साथ ही में जो हमारा एक्सेप्टर के बाद से क्या होता है, डोनर लेवल क्या होता है, वैलेंसी बैंड और साथ ही में क्या कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है। ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्किंग होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में क्या करता है, टनल डायोड वर्क करता है। आपको याद रखना है कि टनल डायोड क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में काम करता है। कुछ इस तरीके से इसका इक्वेशन होता है। डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो है कि हमको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग देखने को मिलता है। देखिए फ़ील्ड इफ़ेक्ट ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था आपको। फ़ील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। जेफेट होता है हमारा, जंक्शन फ़ील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये एन चैनल होता है, पी चैनल होता है, इतना सफिशिएंट है जानना आपको। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट होता है। इसमें डिप्लेक्शन टाइप होते हैं, एनहांसमेंट टाइप होता है। डिप्लेक्शन में 2 टाइप होता है, एन चैनल, पी चैनल, और एनहांसमेंट क्या होता है, एन चैनल, पी चैनल। इतना बस जानना है आपको। फेट वीएस बाइपोलर जंक्शन देख लेते हैं। फेट में क्या होता है हमारा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, जबकि बीजेटी क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। कैरियर टाइप क्या होता है, इसमें यूनिपोलर होता है, इसमें बाइपोलर होते हैं। होल और साथ ही में क्या इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, इसमें कोई एक होता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या ये बहुत अच्छा होता है, ये गुड, ये बहुत बेकार होता है बीजेटी, ठीक ना? तो इतना आपको जो है कि कंपैरिजन पता होना चाहिए। बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हाँ, देखिए रेक्टिफायर में देख लेते हैं थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न, ठीक ना? जब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 81.2 होता है, इसमें 14.6 होता है। एवरेज डीसी करंट या की आईडीसी की बात करते हैं तो 2 आईएम बाई पाई होता है, आईएम बाई पाई होता है। आरएमएस करंट की बात करते हैं तो आईएम बाई अंडर रूट 2 होता है, ये आईएम बाई 2 होता है। हाफ वेव की बात करें, ध्यान रखिएगा। रिपल फैक्टर 0.48 होता है, ये 1.21 होता है। अब पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, 2 वीएम होता है, इसमें वीएम होता है। इतना आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर साथ ही में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। 3-4 बार वीडियो देख लेंगे ना, जीएस के जैसे याद करवा देंगे सब। खाली जो थ्योरेटिकल जो हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी ना, उतना पढ़ के जाएँगे तो आपका प्री हो जाएगा। मेंस में तो फाड़ देंगे हम लोग। अब देखिए फीडबैक हमारा क्या-क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, सपोज़ कीजिए यहाँ से लाके हम इसको सेम फेज में ऐड कर देते हैं आउटपुट में। ठीक ना? इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ये इक्वेशन होता है एड एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ठीक ना? ये हमारा हो गया। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सम पार्ट जो है कि इनपुट का आउटपुट का क्या करते हैं, लाके इनपुट में ऐड कर देते हैं विथ नेगेटिव फेज। तो ये होता है हमारा एड एस इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा। ये दोनों इक्वेशन है ना, आपको रट लेना है। ठीक है? इसको रट लेना है, इसको रट लेना है। ये पॉजिटिव फीडबैक का क्या इक्वेशन होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 माइनस ए बीटा। नेगेटिव क्या होता है, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मल्टी जंक्शन ये सब नहीं पूछेगा। बीजेटी ऑलरेडी मैंने बता चुका इनको, ठीक ना? कुछ बताने का मतलब है नहीं। ऑलरेडी मैंने ये सब बता दिया है इक्वेशन आपको। देखिए ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होता है, इम्पोर्टेंट है। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने बताया है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। साथ ही में कुछ हमारे क्या होते हैं, जो वोल्टेज डिवाइडर हमारा होता है ना, बाइस्ड, वो सबसे हमको क्या देता है, मैक्सिमम देता है। देखिए यहाँ पे फिक्स बाइस है ये, फिक्स बाइस का सर्किट है, ये कलेक्टर टू बेस बाइस है, ये हमारा क्या है, सेल्फ या वोल्टेज डिवाइडर बेस है। सबसे बेस्ट क्या होता है, यही होता है वोल्टेज डिवाइडर बेस हमारा, बस इतना आपको जानना है यहाँ पे। ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा डी आई बी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बीजेटी सब नहीं पढ़ना है हम लोग को। मल्टी स्टेज कपलिंग नहीं पढ़ना है हम लोग को। हाँ, पावर एम्पलीफायर्स पढ़ने हैं, ठीक ना? पावर एम्पलीफायर देख लेते हैं। क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास ए बी होता है, क्लास सी होता है। इसमें क्लास ए बी में क्यू पॉइंट का कुछ लोकेशन है, हमको ये नहीं पढ़ना है। क्यू पॉइंट लोकेशन की बात करते हैं, तो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द रोड लाइन होता है। ऑन द एक्स एक्सिस कट ऑफ बाउंड्री,
क्लास AB में क्या होता है, जस्ट स्लाइटली अबव द कट ऑफ, और क्लास C में क्या होता है, लोकेटेड बिलो कट ऑफ जोन। कंडक्शन एंगल की बात करते हैं तो 360 डिग्री कंडक्ट होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री कंडक्ट होता है, ये 180 से 360 के बीच में, ये लेस देन 180 के बीच में। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, 25%, इसमें 78.5% होता है, ये 52 इतना परसेंट होता है, ये 80% हाईएस्ट होता है। तो सबसे बेस्ट हमारा एम्पलीफायर क्या है, हमारा क्लास सी होगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। सिंगल डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा लोवेस्ट होता है इसमें, इसमें मीडियम होता है, इसमें एलिमिनेटेड क्रॉस बॉर्डर एरर एरर इसमें हाईएस्ट होता है। ठीक ना? तो सिंगल सिंगल डिस्टॉर्शन ज़्यादा ज़्यादा हमारा क्लास सी में होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, लो डिस्टॉर्शन रेडियो में, पुश पुल पावर आउटपुट में, ये हमारा ट्यून आरएफ ट्रांसमीटर में। अगर एफिशिएंसी की बात करता है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस हमारा जो है कि एम्पलीफायर का होता है, तो किसका होगा, क्लास सी का होगा। ठीक ना? इतनी चीज़ें हो गई हमारी, फीडबैक ऑलरेडी मैंने बताया आपको। ठीक ना? इसमें क्या करते हैं कि समथिंग हमारा आउटपुट का सम पार्ट लाके क्या करते हैं, इनपुट में ऐड कर देते हैं। इसी को बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक पॉजिटिव भी होता है जब सेम फेज में होगा, नेगेटिव होगा जब आउट ऑफ फेज होगा। यह एएफ का फार्मूला होता है, प्लस होगा हमारा तो नेगेटिव फीडबैक होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा। इसका पर्पस क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं तो क्या होता है, गेन स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डिस्टॉर्शन नॉइज़ क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है हमारा। ये बैंडविड्थ का फ़ॉर्मूला होता है, इसको देख लीजिएगा। बैंडविड्थ बी जो हमारा फीडबैक वाला बैंडविड्थ होता है, ये होता है बैंडविड्थ इंटू 1 प्लस ए बीटा। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब मैंने बताया है। ठीक ना? ऑन द बेसिस ऑफ क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और साथ ही में इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन होता है। ऑलरेडी मैंने बताया था, ईजी की वैल्यू क्या होती है सिलिकॉन की, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 300 पे। जर्मेनियम का क्या होता है हमारा, 0.78 होता है हमारा, 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ईजी की वैल्यू, और गैलियम आर्सेनाइड का 1.42 होता है। ठीक ना? साथ ही में जो नी वोल्टेज होता है, इन तीनों के केस में डिफरेंस होता है, अलग-अलग होता है। ये कुछ इक्वेशंस वगैरह हैं हमारे, ठीक ना? ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ज़रूरी है। ये हमारा करंट डेंसिटी का फार्मूला है, किस केस में, इंट्रिंसिक के केस में, इंट्रिंसिक के केस में। ठीक ना? जब हमारा ये करंट डेंसिटी का फार्मूला है, दोनों इंक्लूड होंगे। जब हमारा मटेरियल चेंज होगा, कोई एक मेजॉरिटी होगा, कोई माइनॉरिटी होगा, तो एक इसमें से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला मास एक्शन ला, एन डॉट पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने हर एक चीज़ पढ़ा रखा है आपको। पी एन जंक्शन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। ठीक ना? आप देख लें, देखिए जेनो डायोड हेवली डॉट पीएन लेयर्स होते हैं, फील्ड एमिशन ब्रेकडाउन होता है, स्मॉल डीसी रेगुलेटर पावर सप्लाई में इसका एप्लीकेशन होता है। टनल डायोड क्या होता है, एक्सट्रीमली नियरो डिफ्लेक्शन लेयर होता है, क्वांटम टनलिंग देखने को मिलता है इसमें। वर्किंग क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑक्सीलेटर की तरह वर्क करता है। वरेक्टर डायोड क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस इफेक्ट पे काम करता है। और सोकले डायोड क्या होता है, हमारा मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है इसमें। फोटो डायोड क्या होता है, हमारा रिवर्स बेस में काम करता है, ध्यान रखिएगा, फोटो डायोड क्या होता है, रिवर्स बेस में काम करता है। और एलईडी क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड बेस में काम करता है। ठीक ना? ये कुछ हमारे इस तरीके से हो गए चीजें। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब सोलर स्टेट पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसमें हमको हॉल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको बस एक चीज को याद रखना है, जो हॉल वोल्टेज की वैल्यू होती है, क्या होता है, VH इज इक्वल टू RH IX BZ W। W क्या है हमारा, वी थिकनेस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इनपुट लाइन। ये देखना है आपको, हॉल वोल्टेज का फार्मूला रट लीजिएगा। और हॉल जो कॉफिशिएंट है हमारा 1 अपॉन एन ही होता है, किसके लिए, एन टाइप के लिए, और पी टाइप के लिए 1 बाई पी होता है। इन दो फार्मूला को आपको रट लेना है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक ना? फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमारा हॉल वोल्टेज होता है, इस फार्मूला को आपको रट लेना है, RH IX BZ अपॉन डब्लू, और हॉल कॉफिशिएंट एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए। और साथ ही में जो हॉल कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है हमारी, एन टाइप के लिए क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, और पी टाइप के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। इन दोनों को भी क्या है, रट लेना है आपको, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं, कुछ समथिंग हमारा जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। जो बैंडविड्थ का फार्मूला होता है हमारा, ये होता है एफ मैक्सिमा माइनस एफ मिनिमा, इतना आपको याद रखना है। बाकी जो ये नहीं पूछेगा, ये इस तरीके से कुछ हमारा वर्क होता है, कोई बोलता है, सिग्नल जाता है, फिर ट्रांसमिट होगा, नॉइज़ वगैरह समथिंग कुछ होगा, उसका फ़िल्टर होगा, रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, फिर आप बोलते हो। ठीक ना? ये कुछ प्रिंसिपल होता है ट्रांसमिशन का।
मॉड्यूलेशन वगैरह इसमें यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये सब यूज़ होता है। नहीं पढ़ना है ये सब चीज़ें कुछ। देखिए ये हमारा जो है कि मॉड्यूलेशन का ये होता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज़। पहला होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक ना? इसमें क्या करते हैं एम्पलीट्यूड को हम क्या करते हैं मॉड्यूलेट करते हैं। इसमें कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हैं क्या आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो ये हमारा फ़ॉर्मूला होता है ना ये वाला पीसी इज़ इक्वल टू एसी अपॉन एसी स्क्वायर अपॉन 2R ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा बस। बाकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है हमारा इसका फ़ॉर्मूला समथिंग फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक ना? हाँ, ये फ़ॉर्मूला देख लीजिएगा। एफएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का बीटा इज़ इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफएम। बाकी कुछ नहीं है इसमें। डीमॉड्यूलेशन वही जब रिसीवर पे हमारा आएगा सिग्नल। और रेडियो रिसीवर्स कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हाई टॉपिक्स हैं। पल्स कम्युनिकेशन कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। हमने जो है कि मैक्सिमम चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई हम फिजिक्स नहीं समझाएँगे, बस हम कॉन्सेप्ट बताएँगे, फ़ॉर्मूला बताएँगे। आपकी इच्छा होगी तो आप देखिएगा। फिजिक्स पढ़ना होगा तो हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा। मेंस के बाद प्री के बाद से मेंस में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे फिजिक्स हम लोग, ठीक ना? हमारा मेन फ़ोकस इस समय क्या है प्री को क्वालीफाई करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही में एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को अभी भी जॉइन करना है, जॉइन कर सकते हैं हमारा इनिशिएटिव और टेस्ट सीरीज़ का, क्लास नोट्स का, डिस्कशन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।